जिन अगर आपका बॉयफ्रेंड 3 दिन तक आपसे कांटेक्ट न करे तो क्या गुस्सा होंगी? जिन युवान ने जियाओ मेई को बताया कि वह 3 दिन से है, शेंग से कांटेक्ट नहीं कर पाया है। जियाओ मेई ने कहा कि मर्द ऐसे ही होते हैं, एक बार उन्हें कुछ मिल जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, चलो साथ में ब्लाइंड डेट पर चलते हैं, ताकि उसे प्रेशर महसूस हो। है शेंग अभी घर लौटा ही था कि उसने एक दोस्त से सुना कि जिन युवान ब्लाइंड डेट पर है, वह गुस्से में थी। उसकी ब्लाइंड डेट पर जाने की हिम्मत कैसे हुई? उसे सबक सिखाना था। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे दोनों अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों एक-एक को घसीट कर ले गए। वापस आते समय जिन युवान ने शिकायत की कि हैशेंग पिछले कुछ दिनों से कहां था। हैशेंग को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए, इसलिए उसने उसका सिर पकड़कर उसे किस किया। इसके बाद वह चुप हो गई। जिन युवान पूछना जारी रखना चाहता था, लेकिन तभी हैशेंग ने फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। यह देखकर कि वह उसे फिर से किस करने वाली है, जिन युवान ने तुरंत कहा कि वह अब और नहीं पूछेगा। हैशेंग खुश होकर चला गया, लेकिन जिन युवान और भी गुस्सा हो गया। वह आगे बढ़ा और हैशेंग को एक लेफ्ट हुक से फिर राइट हुक से मुक्का मारा और उसकी कमर पर भी हमला किया। उसने कहा, अगर तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरी नजरों से दूर रहो। अपना गुस्सा निकालने के बाद ही जिन युवान खुश हुआ। अगले दिन स्टोर मैनेजर को वह ग्रेजुएशन फोटो मिली जो जिन युवान पीछे छोड़ गया था। जब उसने ग्रुप फोटो में हैशेंग को देखा तो वह चौंक गया। उसने तुरंत सालों पहले हुए कार एक्सीडेंट के बारे में न्यूज ढूंढी और पाया कि हैशेंग का नाम मरने वालों में से एक के तौर पर लिस्टेड था। शॉप मैनेजर हैरान रह गया, क्या हो रहा है? उसने जल्दी से हैशेंग के मकसद का पता लगाया और खुद उसे वेरीफाई करने के लिए वहां गया। शॉप मैनेजर का लिखा नोट देखकर हैशेंग और जिनयुआन को भी एहसास हुआ कि बातें सामने आ गई हैं। हैशेंग ने शॉप मैनेजर को कब्र के पत्थर पर पाया और सब कुछ कबूल कर लिया। उसे नहीं पता था कि 12 साल की मौत के बाद वह फिर से जिंदा क्यों हो गया था, लेकिन शॉप मैनेजर अभी भी इस बात को मान नहीं पा रहा था कि जिस जीजा को वह जिनयुआन का असली बॉयफ्रेंड समझ रहा था, वह असल में जिनयुआन था। वह दोनों को कब्रिस्तान में छोड़कर अकेले चला गया। शॉप मैनेजर ने पहाड़ पर जिंदगी के बारे में बहुत देर तक सोचा और आखिर में उसे यह एहसास हुआ, जो चीज आपके पास नहीं हो सकती उसे जबरदस्ती पाने की जरूरत नहीं है। हाइशेंग यह देखकर बहुत खुश हुआ कि शॉप मैनेजर ने आखिरकार उसे अपना लिया और खुशी से गले लगा लिया। उस रात जब हाइशेंग ने आईने में देखा तो उसने पाया कि उसका शरीर ट्रांसपेरेंट होने लगा था। उसने जल्दी से अपनी आंटी को ढूंढा और पूछा कि क्या उनके पति को भी ऐसा हुआ था। उसकी आंटी ने हाइशेंग से कहा कि उसका समय खत्म हो रहा है और उसे बचे हुए समय को संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए हाइशेंग ने अपनी आंटी से एक कैमरा उधार लिया ताकि वह अपने दोस्तों के लिए एक यादगार चीज छोड़ने के लिए कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सके और उन्हें अपने गायब होने के बारे में फिर से बता सके। और फिर उसने देखा जिन युआन, जिसके बाल नए परम और लहराते थे, को हैशेंग ने खुशी-खुशी एक फोटो लेने का ऑफर दिया। जिन युआन, जो पहले से ही शर्मीला था, उसे लगा कि उसके बाल बहुत खराब लग रहे हैं और हैशेंग की उसकी फोटो खींचने की कोशिश ने उसे और भी परेशान कर दिया। हैशेंग को लगातार फोटो लेते देख उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा। तभी हैशेंग ने कैमरा नीचे रख दिया। अगले दिन जिन युआन सड़क पर अपने बहुत पुराने क्लासमेट डोंगजी से टकरा गया। डोंगजी हाई स्कूल में एक बुली का करीबी दोस्त था। जिन युआन ने पूछा कि क्या वह घटना वाली रात बुली के साथ था। डोंगजी ने हाँ कहा और जिन युआन को बताया कि ताइशुन भी उस रात आर्ट स्टूडियो गई थी। जिन युआन ने तुरंत हैशेंग को यह बताया। उस शाम हैशेंग ने ताइशुन का सामना किया और जानना चाहा कि उस रात क्या हुआ था। ताइशुन को एहसास हुआ कि उसकी पोल खुल गई है। उसने कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने बुली को अपने दोस्त के छोटे भाई को बुली करते देखा था और वह गुस्से में था। उस रात उसने आर्ट स्टूडियो में बदमाश से मिलने का इंतजाम किया और उसे चेतावनी दी कि वह और परेशानी न करे। उसने उसे धीरे से धक्का दिया और चला गया। वह काफी देर तक बाहर इंतजार करता रहा और जब बदमाश बाहर नहीं आया वह वापस देखने गया और उसे खून से लथपथ पाया। डरकर उसने अपने पिता को फोन किया। अगले दिन खबर आई कि हैशेंग ही अपराधी है। इसके अलावा क्योंकि हैशेंग पहले ही मर चुका था, उसने सरेंडर नहीं किया था। हैशेंग ताइशुन से बहुत नाराज था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि असली कातिल उसका अच्छा भाई है। अगर वह न होता तो उसके छोटे भाई बहनों को उसके कातिल होने की वजह से बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। इस समय ताइशुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हैशेंग से माफी मांगने लगा, लेकिन हैशेंग ने उसे सिर्फ एक ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन उसकी आंटी को हैशेंग मिला और उसने उसे पूछा कि वह अपने छोटे भाई बहनों को अपने गायब होने के बारे में कब बताएगा। हैशेंग अभी भी हिचकिचा रहा था, उन्हें चोट पहुंचाने से डर रहा था, लेकिन उसकी आंटी ने कहा कि यह तो जिंदा लोगों के सोचने की बात है। अगर उसने अलविदा नहीं कहा तो उन्हें और भी लंबे समय तक इसका पछतावा होगा। हाइशेंग ने आखिरकार अपना मन बना लिया। इस समय शॉप मैनेजर ने पूरी बातचीत सुन ली। उसने हाइशेंग को ढूंढा और उसके गायब होने के बारे में पूछा। हाइशेंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और शॉप मैनेजर को देखने के बाद उसे और जिनयुआन को मिलाने की कोशिश करने का फैसला किया। जल्द ही गायब होने के बारे में सोचकर हाइशेंग बहुत दुखी था। उन सभी खुशी के पलों को याद कर रहा था जो उन्होंने साथ बिताए थे। वह अलग होने के लिए बहुत झिझक रहा था। इस समय जिनयुआन अचानक अंदर आया। हाइशेंग ने जल्दी से अपना कैमरा सोफे के नीचे छिपा दिया। जिनयुआन ने उसे बताया कि अधिकारियों को सबसे बड़ा सस्पेक्ट मिल गया है, शायद डोंगजी। उन्होंने उसे ट्रैक कर लिया है और उसे पकड़ने से उसका नाम साफ हो जाएगा। हाइशेंग को पहले से ही पता था कि ताइशुन ने मर्डर कबूल कर लिया है, इसलिए वह बहुत खुश नहीं था। जिनयुआन के जाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। उस शाम हाइशेंग ने काम से छुट्टी मिलने पर जिनयुआन को पिक किया और उसे कुछ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया। जिनयुआन ने हाइशेंग को बताया कि उसका जन्मदिन जल्द ही आने वाला है और उसने सोचा है कि 19 से 30 साल की उम्र तक हर साल उसे क्या चाहिए। हाइशेंग को हैरानी हुई कि उसे 20 साल की उम्र में कुछ क्यों नहीं चाहिए। जिनयुआन हिचकिचाया और उसने जवाब नहीं दिया। हाइशेंग, जो अभी भी रोमांस से अनजान था, ने उसे जवाब देने के लिए जोर दिया। जिनयुआन ने गुस्से में कहा, मेरे 20वें जन्मदिन पर मुझे तुमसे एक किस चाहिए। फिर वह शर्मिंदा होकर चला गया। हाइशेंग बहुत देर तक वहीं हैरान खड़ा रहा। जब बस आई तो हाइशेंग उसमें नहीं चढ़ा। उसने जिनयुआन से कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। फिर उसने जिनयुआन को गले लगाया। दोनों ने बस स्टॉप पर एक साथ रात बिताई। अगले दिन हाइशेंग एक शक करने वाले आदमी से टकराया और उसे याद आया कि यह वही फोटो थी जो जिनयुआन ने उसे एक दिन पहले दिखाई थी। वह आदमी डोंगजी था। उसने तुरंत हाओफांग और जिनयुआन को बताया। हाओफांग ने कहा कि डोंगजी ने घटना के कुछ दिनों बाद स्कूल छोड़ दिया था और विदेश चला गया था। इसके अलावा वह उस रात स्कूल में था जिससे वह सबसे ज्यादा दोषी लग रहा था। दोपहर में हाओफांग और हाइशेंग खाना खा रहे थे, तभी ताइशुन ने फोन करके कहा कि वह उससे पुलिस स्टेशन में मिलना चाहता है। ताइशुन पुलिस स्टेशन के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार खड़ा था। हाइशेंग ठीक समय पर उसके पास आ गया। उसने ताइशुन से कहा कि वह जल्द ही गायब हो जाएगा और वह हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेगा और ताइशुन ने किसी को नहीं मारा है। हाओफांग की जांच से यह नतीजा निकला कि डोंगजी ही मुख्य संदिग्ध था। यह सुनकर ताइशुन ने कहा कि डोंगजी सच में उस रात स्कूल में था और उसने उसे देखा था। हाइशेंग बहुत उत्साहित था। उसे और भी यकीन हो गया कि ताइशुन कातिल नहीं था। पता चला कि ताइशुन ने उस रात सिर्फ बदमाश को धक्का दिया था, लेकिन जमीन पर गिरी मूर्ति किसी को नहीं लगी। डोंगजी, क्योंकि बदमाश ने उसे धोखा दिया था और उसकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया था, उससे बहस की और फिर मूर्ति तोड़ दी, जिससे बदमाश मर गया। इस बीच जिनयुआन घर लौटा और उसे हाइशेंग का कैमरा मिला। उसे खोलकर देखा तो पता चला कि यह एक फेयरवेल वीडियो था। उसी समय हाइशेंग घर लौट आया। उसने हाइशेंग से वीडियो का मतलब पूछा। हाइशेंग को समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। उसने उसे उदास होकर देखा और